देखिए ये मट्टी ना बड़ी ज़रख़ेज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मिट्टी को अल्लाह ताला ने वो टैलेंट दिया है कि जो शायद दुनिया के पास भी नहीं है। हमारा ये जो आपने हवाला दिया 17 साल का हमारा एक नौजवान लड़का है जिसने हमारे हमसाया मुल्क के ग्रिड सिस्टम को सैबोटाज किया था। इस इशू के ऊपर सबसे पहली बात तो ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रीज़न क्या है कि कैसे ये सैबोटाज किया गया है, इसके मुहर्रिकात क्या थे, या वहाँ पे कोई एक्स एम्प्लॉई है और उसने किसी तरीके से वो एक्सेस किसी को प्रोवाइड की है, तो ये इंटरनली ग्राउंड के ऊपर कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हुई। वो उनमें से किसी एक से ये गलती हो गई कि कोई लिंक दे दिया या कुछ और ऐसी चीज, तो फिर सारे के सारे रगड़े में आ जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उस जो सैटेलाइट है पाकसैट MM1 के अंदर उसके ऊपर तो सारे चैनल्स रजिस्टर्ड हैं। और जब मैं अच्छा इसमें आप देखें क्योंकि आलमी मंजरनामे पे इस वक्त एक जंगी सूरत हाल है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को भी इस जंग का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमारी हुकूमत को गूगल से यह मुतालबा करना चाहिए, एक क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए कि आपने हेट स्पीच, एक वो भी स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कंटेंट, कैसे उसको अप्रूव किया। मेरे ख्याल हमारे जितने भी नाजरीन हैं, हमारे सारे नाजरीन चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं और हम अपनी इन चैट जीपीटी, जेमिनी से अपनी जाती जिंदगी से लेके अपनी प्रोफेशनल जिंदगी सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल है कि अमेरिका की कोई भी कंपनी अब एंथ्रोपिक के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकती। एंथ्रोपिक का क्या कसूर है कि उसने लोगों की सर्वेलेंस से इनकार किया, और दूसरे नंबर पर उनका पॉइंट ये था कि हम अपने एआई को किलर मशीन नहीं बनने देंगे कि आप जिसको चाहे एआई के जरिए इंतखाब करवाएं कि किसने जीना है किसने मरना है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान रहील मुआविया। वो कह रहे हैं ना कि ईरान के बाद अगली बारी किसकी बारी, लेकिन खैर ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने जो अटैक किया है और बदले में ईरान के गल्फ कंट्रीज पर जो अटैक हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का इस वक्त कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि तमाम तर ममालिक पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं। हमारे खारजा पॉलिसीज में, हमारे खारजा अमूर के साथ तमाम ममालिक जो हैं वो मुंसलिक हैं और किसी ना किसी हद तक तमाम ममालिक पाकिस्तान के दोस्त हैं, सिवाय एक इसराइल के। इसराइल को निकाल के बाकी सारे इस जंग के अंदर जितने भी ममालिक हैं, तमाम के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और बरादराना ताल्लुकात हैं। इसी वजह से पाकिस्तान का इस जंग से कूदने से ग्रेज करना शायद कुछ ताकतों को भा नहीं रहा। और ईरान के बाद इसराइल ने पाकिस्तान के साथ बाकायदा छेड़खानी का आगाज कर दिया है। यह छेड़खानी कल रात पाकसैट MM1 के तमाम जो चैनल्स हैं उसके ऊपर, और उसमें बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जैसे जियो न्यूज है, एयरवे न्यूज है और ग्रीन एंटरटेनमेंट है, और इसके अलावा मदनी चैनल जिसको बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हमारी एक मजहबी जमात और मजहबी तबका सुनता है, और इसके अलावा उसकी जो नशरियात हैं वो कई सारी कंट्रीज में है। तो ये तमाम तर जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, कल इसको बाकायदा हैक किया गया और हैक करके इसके ऊपर नफरत अंगेज पैगाम दिया गया, एंटी स्टेट पैगाम दिया गया, और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की जो एक नजरियाती सरहद है उसके ऊपर बाकायदा अटैक किया गया। इसके बाद दूसरा जो अटैक है जो ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहा, वो एडवर्टीजमेंट की सूरत में किया गया कि जैसे गूगल एडसेंस के ऐड चलते हैं, आप देख रहे होते हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं, अचानक से ऊपर ऐड आ जाता है। आप कोई खबर पढ़ रहे होते हैं, अचानक से ऊपर ऐड आ जाता है। आप फेसबुक पे, दीगर साइट्स पे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और अचानक से ऐड आ जाता है। वो एड्स जो हैं वो अमूमन प्रोडक्ट्स के होते हैं, लेकिन इंतहाई नोयत की पाकिस्तान की नजरियाती सरहद पे हमले वाला, पाकिस्तान की सालमियत पे हमले वाला ये जो नफरत अंगेज पैगाम है, कल इसको गूगल एडसन ने भी अप्रूव किया और पाकिस्तान की तमाम बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और दीगर साइट्स पर इसको नशर किया गया। इसमें हम बात करते हैं, हमारे साथ IT एक्सपर्ट मलिक वकास साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि मुमकिन कैसे हुआ, किस तरह से किया गया, इसके क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है, और एक आम आदमी जैसे मैं और आप वो इसकी जद में कैसे आ सकते हैं और बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान के ऊपर ये जो एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है, मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा साइबर अटैक है, तो ये आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है ये कैसे पॉसिबल हुआ है और किस तरह से किया गया? देखें, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम इशू के ऊपर दावत दी।
इस इशू के ऊपर सबसे पहली बात तो यह है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रीजन क्या है, कि कैसे ये सबोटाज किया गया है, इसके मुहर्रिकात क्या थे। इसमें दो तरह की इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस की जब हम बात करते हैं। सबसे पहले इंटरनल एक्सप्लॉयटेशन को देखा जाता है कि हमारे जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो इदारे हैं, जिन चैनल्स का आपने नाम लिया, बिल्कुल उन चैनल्स की डायरेक्ट उस सैटेलाइट के साथ एक्सेस है, उस सिस्टम के साथ एक्सेस है। तो क्या वहां पे कोई फिशिंग अटैक, किसी ने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, किसी ईमेल पे क्लिक कर दिया, कि यूएसबी के जरिए कोई सिस्टम करप्ट हो गया, या वहां पे कोई एक्स एम्प्लॉई है और उसने किसी तरीके से वो एक्सेस किसी को प्रोवाइड की है, तो ये इंटरनली ग्राउंड के ऊपर कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हुई। अगर ग्राउंड क्लियरेंस है तो इसका मतलब यह है कि जो एक्सटर्नल हमारी एक्सप्लॉयटेशन है वो हुई है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, अगर इन तमाम चैनल्स का जो एक पाक सेट पे मौजूद है, जी जी, वो उनमें से किसी एक से ये गलती हो गई कि कोई लिंक दे दिया या कुछ और ऐसी चीज, तो फिर सारे के सारे रगड़े में आ जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उस जो सैटेलाइट है पाकसैट MM1 के अंदर, उसके ऊपर तो सारे चैनल्स रजिस्टर्ड हैं, और जब मैं एक सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता हूं तो मुझे पता लग जाएगा कि इस पूरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर किस किस फ्रीक्वेंसी पे कौन कौन सा चैनल ऑपरेट कर रहा है। तो मेरी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि मैं आइडेंटिफाई करूं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कौन सा चैनल इस्तेमाल कर रहा है, फिर उस फ्रीक्वेंसी को मैं जैम करके जो ओरिजिनल आप ग्राउंड से वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे हैं, मैं उसको जैम करूंगा और अपनी फ्रीक्वेंसी इसको दे दूंगा। अब यहाँ पे मसला ये हुआ है कि हमने वो फ्रीक्वेंसी, चलें ठीक है, सबोटाज होगी, किसी ने हाईजैक कर ली, आपका 30-40 सेकंड्स का एक बफर टाइम होता है, वो बफर टाइम कौन मॉनिटर कर रहा था? अगर उस बफर टाइम को मॉनिटरिंग की जा रही होती है, उस डिलेड रिस्पांस को मॉनिटर किया जा रहा होता, तो आप टाइम पे उसको इंटरसेप्ट कर लेते। तो ये भी एक दूसरा मसला है, यानी कि वो पैगाम नशर होने से पहले उसको काबू किया जा सकता था। तो अब यहाँ पे उन इदारों की सतह पे शायद वो एक निजाम वजह नहीं है। तो इसमें पैमरा या जो दीगर इदारे हैं, उनको इस चीज के ऊपर बाकायदा फ्रीक्वेंटली ऑडिट करने चाहिए कि इन इदारों में सिक्योरिटी के मेजर्स उस कदर जो स्टैंडर्ड है वो है या नहीं है। तो इस चीज के ऊपर इनको यकीन दहानी करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई कि हम ये जितने इदारे हैं जो पाक सेट पे मौजूद हैं जी, इनको इंटेरोगेट किया जाए कि यहाँ तो कहीं गलती नहीं हुई। दूसरा क्या है आपके ख्याल में, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पे एक हम कहते हैं कि डायरेक्ट इंट्रूजन, कि आपने जो पेलोड होता है, फॉर एग्जांपल हम सैटेलाइट को ऐसी कुछ कमांड्स देना शुरू करते हैं। मिसाल के एक शख्स मेरे सामने बैठा, मैं अगर उसके साथ मुसलसल बातें शुरू कर दूंगा, उसको डिस्टर्ब करूंगा, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से पेलोड मैनेजमेंट भी चीज होती है। अब उसमें हमारी सैटेलाइट्स के अंदर बाकायदा तौर पे ऑथेंटिकेशन का एक सिस्टम होना चाहिए कि जो आपकी तरफ पेलोड आ रहा है, आप उसको ऑथेंटिकेट करें कि ये पेलोड वाकई ग्राउंड लेवल के ऊपर ऑथराइज्ड हमारे सेंटर्स हैं उनकी तरफ से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें। एक और चीज है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग ये टेक्निक होती है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी गाहे बगाहे तब्दील करते रहते हैं। आप अपनी लोकेशन समझ लें कि तब्दील करते रहते हैं, कोई आपको पिन पॉइंट नहीं कर सकता। तो ये इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। पाकिस्तान में बहुत काबिल किस्म के सिग्नल प्रोसेसिंग के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो हुकूमत को कोई बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने पास ऐसे टैलेंट मौजूद हैं जो आपके ये प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको इंप्लीमेंट करके दे देंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो अभी तक भी हम इंटरनली मौजूद हैं चीज़ों को देखने में कि कहाँ से क्या हुआ, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होने के बावजूद, ठीक चलने के बावजूद फिर भी साइबर अटैक हो सकता है? जी बिल्कुल। आप 100% फूल प्रूफ किसी सिस्टम को नहीं बना सकते। इसमें जो समझ लें कि चेरी ऑन टॉप है, जो कि सबसे आखिरी जो हमारा एक प्रिकॉशनरी मेजर हो सकता है, वो डिलेड रिस्पांस है कि हम 30-40 सेकंड्स का एक डिले रिस्पांस रखें। उसमें कोई मसला नहीं है। अक्सर हमारे नेचुरली भी 3-4 सेकंड का डिले रिस्पांस होता ही है। बिल्कुल। तो अगर हम इसका बफर थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो 30-40 सेकंड, बहुत सारे चैनल्स ने 1 मिनट का रखा होता है, और उसमें ये चैनल्स पैमरा चैनल्स को पाबंद करे कि वहां पे किसी एक इंडिविजुअल की शिफ्टों के अंदर रिस्पांसिबिलिटी या टीम्स की रिस्पांसिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको मॉनिटर करें कि जो हमने इनपुट के तौर पे अपलिंक भेजा है वही डाउनलिंक आ रहा है, उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, और उसको टाइम से फिर इंटरसेप्ट कर लिया जाए। ठीक है। तो ये एक ऐसा फाइनल मेजर हो सकता है कि जिसमें आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो भी जाए, जो कि होगा। ये टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन और फिर उसकी पैचिंग, ये मुसलसल एक लूप चलता रहता है। लेकिन ये ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर है जिसको हम ऑल टाइम ले सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि ये जो हैकिंग हुई है, ये जो साइबर अटैक हुआ है, ये क्या वाकई इसराइल की तरफ से, मोसाद की तरफ से किया गया है, या ये इस लेवल का जो साइबर अटैक है ये इंडिविजुअली भी कहीं से किया जा सकता है?
अच्छा, इसमें आप देखें क्योंकि आलमी मंजरनामे पे इस वक्त एक जंगी सूरत हाल है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को भी इस जंग का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान को अपनी सतह पे आम आवाम जब किसी एक इदारे का नाम देखती है, किसी एजेंसी का नाम देखती है, तो उनके जहन में फौरन उसका नाम दाखिल हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इदारों को इसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, पिन पॉइंट करना चाहिए कि ये अटैक ओरिजिनेट कहां से हुआ है। बिल्कुल ठीक। और इसके ऊपर वजाहत आवाम को भी देनी चाहिए, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोगों ने उस ब्रॉडकास्ट को सबने देख लिया, सबने देखा है। तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे पेमरा को एक वजाहत टीवी चैनल्स के ऊपर देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। इसके जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन उसको लॉन्च करके इनिशिएट करके उसके रिजल्ट्स भी शेयर करने चाहिए, और फिर डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना उस कल्प्रिट के साथ प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जियो की तरफ से और दीगर चैनल्स की तरफ से एक वजाहत चल रही है कि हमारे साथ ये जो है ना, जब से ये जंग का मामला चला है तब से ही हैकिंग की सूरत हाल पैदा हो रही है और बार बार इसको हैक करने की कोशिश की जा रही है। सो वो कामयाब हुए हैं कुछ सेकंड्स के लिए और उन्होंने उसमें अपना पैगाम दे दिया है। तो ये वजाहत काफी है, ये चीजें आगे और जानी चाहिए। देखें, ये वजाहत हमारी मेरे ख्याल है इस वाक़े के हवाले से चैनल्स के तवज्जुह से तो काफी है, क्योंकि हमारी आम आवाम को भी ये समझने की जरूरत है कि ये दौर जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, तो यहाँ पे लोगों के जहनों के साथ खेला जाता है। और हमें कुरान ने भी बड़ा जबरदस्त एक प्रिंसिपल बताया है कि इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए तहकीक कर लो। तो हमारी आवाम को इन्वेस्टिगेशन, तहकीक का एक जो शेवा है वो अपनाना होगा। डीप फेक्स का दौर है, किसी के एक बड़े इन्फ्लुएंशियल पर आपने एक मजहबी चैनल का नाम लिया, मदनी चैनल, अगर उसको हैक करके एक डीप फेक चला दिया जाए उसके मजहबी रहनुमा का, तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर इश्तिहार बहुत ज्यादा इश्तिहार फैल सकता है। तो अवाम का ये एक रवैया होना चाहिए कि हम कोई भी चीज ऑनलाइन देखें, हमें उसके ऊपर तहकीक को अपनाना चाहिए। ठीक है। ये जब अच्छा, दूसरा ये है कि ये तो हो गया जो हमारे पाक सेट पे चैनल्स मौजूद थे उनको हैक किया गया, यहाँ तक तो हैकर्स के साथ मामला चलाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो एक तशहीरी मुहिम, एडवर्टीजमेंट बाकायदा की गई, और वो जो हमारे जो मतलब इश्तिहार थे और जो मतलब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं हमारी, उनके ऊपर उसको चला दिया गया। गूगल एडसेंस ने उसको अप्रूव कर दिया, और वो इंडिविजुअली अगर किसी के खिलाफ हो तो वैसे हम पॉलिसी देते हैं कि ये नफरत अंगेज हैं, ये हेट स्पीच के जुमरे में आते, नहीं चलेंगे। लेकिन एक मुल्क के खिलाफ चला दिए, ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमारी हुकूमत को गूगल से ये मुतालबा करना चाहिए, क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए कि आपने हेट स्पीच, एक वो भी स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कंटेंट, कैसे उसको अप्रूव किया, स्क्रीनिंग प्रोसेस में किन वेबसाइट्स पे चला है और कहां तक? ये जो हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी हमारी वेबसाइट्स हैं, जो जिसमें जियो न्यूज भी है, इन वेबसाइट्स के ऊपर गूगल एडसेंस लगा होता है, और आम भी हम यूट्यूब चैनल जी जो मोनेटाइज हो जाए उन पे गूगल एडसेंस चल जाता है। अब गूगल हमें ये इजाजत देता है कि हम किसी भी वेबसाइट, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जो ऐड चलाना चाहे हम चला सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये गूगल से वजाहत तलब करनी चाहिए। नहीं, लेकिन क्या हम इंडिविजुअली यहाँ से इसराइल के खिलाफ कोई अगर एड चलाना चाहते हैं तो क्या गूगल एडसेंस उसको बिल्कुल इजाजत नहीं देगा, नहीं करता? गूगल बिल्कुल इजाजत नहीं देगा। हमारे खिलाफ क्यों कर रहा है? यहीं पे गूगल की मोनोपोली है। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, उसके रवाबित बहुत मजबूत हैं, या फिर गूगल की जो बायसनेस है वो है, या गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो कंपनियां हैं जो अपने सर्वर्स और रिसोर्सेज वॉरफेयर के अंदर इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एआई, कॉन्स्टिट्यूशंस को ज़हन में रखना चाहिए। हमें एक इसकी वेलफेयर और इसका मुस्बत इस्तेमाल की तरफ बात करनी चाहिए, और इन कंपनीज को, ये जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, ये इस टाइम इस जंग को फ्यूल करने में इनका कलीदी किरदार बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इनको लीच डालनी चाहिए। आलमी इदारों को, पाकिस्तान को आलमी इदारों से मुतालबा करना चाहिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा करना चाहिए कि हम इस तरह की जो एआई पावर्ड कंपनीज हैं उनको किसी तरीके से असूलों के ऊपर पाबंद करें। तो तब जाके हम इन बड़ी बड़ी स्टेट्स जो कि इन कंपनियों की सवाबदीद के ऊपर ये सारा काम कर रही हैं, हम उनको ये कर सकते हैं। ठीक है। इस सारी सूरत हाल में आम बंदा क्या करे? आम आदमी को क्या जो है ना इससे खतरात लायक हैं और उसको कैसे इनसे बचना चाहिए? अभी बहुत अरसा पहले एक कहावत होती थी, सीइंग इज बिलीविंग। मैं समझता हूँ आजकल के एआई के दौर में सीइंग इज बिलीविंग वाली कहावत खत्म हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर अदम बर्दाश्त वाला जो मसला है ना,
हमें आम आवाम को वो हमें हल करने की जरूरत है कि हम फौरी तौर पे ट्रिगर हो जाते हैं, हम फौरी तौर पे इश्तियाल में आ जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाता है दुश्मन। बिल्कुल ठीक है, गलतियां कोताहियां अपनों से भी होती हैं, हमसे भी होती हैं, इदारों से भी होती हैं, हुकूमतों से भी होती हैं, लेकिन उसके ऊपर हमने मुल्क की सलामती को दाव पे नहीं लगाना। बिल्कुल तो ये अपना जो शेवा रवैया जो है, हमें ये इसको बड़ा बेहतरीन रखना है कि हमने अमन, सुकून, इत्मीनान और गुस्से से बच के एक बर्दाश्त की बात करनी है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी अगर ये काम कर ले तो हमारी स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बड़े मुश्किल हालात को भी फेस किया है और हमारी स्टेट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा पाकिस्तान को सुरखरू ही किया। तो इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरीके से चलेंगे, लेकिन हम एतमाद को बहाल रखें। ठीक है। अच्छा, ये हमने ईरान पे जितने भी हमले देखे हैं, ख्वाह वो इससे पहले थे और ख्वाह वो अब वाले हैं, जी, ख्वाह वो अमेरिका की तरफ से हैं, ख्वाह वो इसराइल की तरफ से हैं, ये सारे ही AI बेस्ड हैं। जी बिल्कुल। इसमें वो अपने फौजियों को इस्तेमाल किए बगैर यहाँ तक मिसाइल पहुंचा रहे हैं और एन लोकेशन, पिन लोकेशन पे, बल्कि एक बिल्डिंग के अंदर अगर वो चाह रहे हैं कि रूम नंबर 11 हमने हिट करना है तो रूम नंबर 11 हिट कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन हुआ है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये दुनिया के अंदर किस किस के पास मौजूद है और कौन कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है? मेरे ख्याल हमारे जितने भी नाजरीन हैं, हमारे सारे नाजरीन चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और हम अपनी इन चैट जीपीटी, जेमिनी से अपनी जाती जिंदगी से लेके अपनी प्रोफेशनल जिंदगी सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारी लोकेशन, हमारी तस्वीर, हमारा खाका, हमारे काम, सब कुछ इसके साथ शेयर होता है। एंथ्रोपिक जो क्लाउड AI का मालिक है, पेरेंट कंपनी है, चैट जीपीटी जो ओपन AI की मलकियत है, और ग्रॉक जो है, जो XAI जो इलॉन मस्क की कंपनी है। एंथ्रोपिक को बाकायदा पेंटागन के साथ इनका एग्रीमेंट था और एंथ्रोपिक को इन्होंने कहा कि आप हमें अपना पूरा AI सिस्टम हमें अनरिस्ट्रिक्टेड कर दें। ठीक है। क्योंकि हम इसको, अभी अमेरिका ने 600 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं रवां साल के अंदर सिर्फ AI को यूज करके। बिल्कुल ऐसा। और उन्होंने एंथ्रोपिक को कहा कि आप हमें ये अनरिस्ट्रिक्टेड कर दें। एंथ्रोपिक ने इस पे इनकार कर दिया कि हम आपको डाटा सर्वेलेंस की इजाजत नहीं दे देंगे। डाटा सर्वेलेंस किसकी है? आपकी और मेरी, हम सब लोगों की। कि ये मैं हूं, यानी अब तो जासूसी करने की जरूरत ही नहीं है, जासूस पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। हर ये इसमें सब कुछ है, इसमें GPS है, इसमें कैमरा है, इसमें हमारे, और इस लेवल की जासूसी शायद वो जासूस भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बेडरूम से लेके हर जगह पे हमारे साथ हमारा मोबाइल है और हमारी पूरी पर्सनैलिटी, साइकोलॉजी AI के पास मौजूद है। तो जब एंथ्रोपिक ने इस चीज को इनकार किया तो 27 फरवरी को ये इनकार हुआ। 28 फरवरी को उन्होंने एंथ्रोपिक का एग्रीमेंट कैंसिल करके इस एक इनकार की वजह से उन्होंने क्या किया कि उसको उस हाई रिस्क सप्लाई चेन रिस्क लिस्ट में ऐड कर दिया जहां पे हुआवे को ऐड किया हुआ है। चाइना की कंपनी, यानी अपने दुश्मन मुल्क की सफ में खड़ा कर दिया अपनी ही कंपनी को, पहली अमेरिकी कंपनी को। और उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका की कोई भी कंपनी अब एंथ्रोपिक के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकती। एंथ्रोपिक का क्या कसूर है कि उसने लोगों की सर्वेलेंस से इनकार किया और दूसरे नंबर पर उनका पॉइंट ये था कि हम अपने AI को किलर मशीन नहीं बनने देंगे कि आप जिसको चाहे AI के जरिए इंतखाब करवाएं कि किसने जीना है, किसने मरना है, और इसका कोई एथिक्स ना हो, इसकी मोरालिटी ना हो। एक इंसान है ना, उसके दिल में उसके दिल में एक दर्द होता है, एम्पैथी होती है, हमदर्दी होती है, वो चाहे एक फौजी की क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसे। एक मशीन है, उसको जीरोस एंड वंस, ब्लैक एंड व्हाइट का पता है। बिल्कुल। पेंटागन का ये था कि हमें ऐसा अनरिस्ट्रिक्टेड सिस्टम बताएं कि हम उसको कमांड दें, एक बिल्डिंग है उसके अंदर 1000 फैमिली भी रहती है, बच्चे हैं, हमें उसकी फिक्र नहीं है। तो ये पहली दफा हमने US के अंदर, दूसरी दफा हमने इसराइल का हब्सोरा के नाम से जो AI का सिस्टम है फलस्तीन के अंदर, और तीसरी दफा अब हमने इसको देखा है ईरान के अंदर। तो AI पावर्ड वॉरफेयर पूरी दुनिया में इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये कहाँ खड़ा है? आपको क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास AI टेक्नोलॉजी है? हमने तो बेमुश्किल अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल की है, जिसकी मदद से हम वो देखते हैं कि हम अपने बड़ी कामयाबी के साथ जो है ना अपने टारगेट अचीव करते हैं और उसकी वीडियो भी साथ आ जाती है। तो क्या AI में हमारे पास कुछ है? पाकिस्तान का बदकिस्मती से हम अभी देखें कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले हमारे हमसाया मुल्क में AI इम्पैक्ट के नाम से एक समिट हुआ जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग शामिल थे और उन्होंने अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का वहां पे इंडिया में एक इरादा किया और वहां पे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं और वो हार्डवेयर एक्सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में हमने कुछ ही हफ्ते पहले एक AI का एक समिट किया इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बड़े अच्छे कुछ इनिशिएटिव्स कि हमने इतने 1000 नौजवानों को AI के अंदर तैयार करना है और ये सारे मामलात किए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अब PDF से, डॉक्यूमेंट से निकल के प्रैक्टिकली होनी चाहिए। तो पाकिस्तान को अगर इस नई दुनिया के अंदर अपनी जगह बनानी है, AI फ्रंट लाइन के ऊपर अपने आप को एक अपना सिक्का जमाना है, तो फिर हमें ऐसे AI के इंजीनियर्स तैयार करने पड़े। इस वक्त हमारा नौजवान हमसे मायूस है, हमारे मुल्क से मायूस है, उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको तालीम नहीं मिलती,
हमारा 45% जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट मास्टर्स किया हुआ नौजवान इस वक्त बेरोजगार है। हमारी 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर मैट्रिक है। बिल्कुल। हमारी 54% जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी से भी नीचे है। बिल्कुल ऐसे। तो पाकिस्तान को एक बड़ा एग्रेसिव किस्म का एजुकेशन और स्किल एम्पावरमेंट का प्लान चाहिए जो कि गली मोहल्ले की सतह पे हो। तब जाके हम समझ सकते हैं कि हम इस नई दुनिया के अंदर अपनी जगह बना सकें। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट है। उनको इन्वेस्टमेंट, उनको फंड रेजिंग, उनको सीड इन्वेस्टमेंट्स, इस तरह के मौके देना जो इंडिया भी देता है। ठीक है। तो ये चीजें अगर हम करेंगे इंशाल्लाह तो मैं समझता हूँ आने वाले 5 से 10 साल जो हुकूमत का अपना एक टाइमलाइन है उसमें हम बहुत अच्छे खातिरख्वाह नताइज हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मई में जो हमारी इंडिया के साथ एक जंग हुई थी, उस जंग में हमारे कुछ लोगों ने, हमारे वो जो, मैं उनको भी मुजाहिदीन कहूंगा बल्कि डिजिटल मुजाहिदीन कहूंगा, जिन्होंने साइबर अटैक करके इंडिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया था। कोई नफरत नहीं फैलाई, कोई उनके खिलाफ गाली नहीं लिखी, कोई बुरा नहीं, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया था। वो भी उन्होंने हद तक मजबूर कर दिया था। अच्छा, अगर वहां ये मुमकिन हो गया था और इंडिविजुअली हमारे कुछ नौजवानों ने कर दिया था, तो क्या ये जो अटैक इसराइल की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किया गया, खुसूसन साइबर सिक्योरिटी पर किया गया, ये मुमकिन है कि हमारे नौजवान इसराइल और मोसाद से लिंक कुछ वेबसाइट्स हैक करें और उस पर अपना पैगाम लिखें? देखिए, ये मट्टी ना बड़ी जरखेज है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मिट्टी को अल्लाह ताला ने वो टैलेंट दिया है कि जो शायद दुनिया के पास भी नहीं है। हमारा ये जो आपने हवाला दिया, 17 साल का हमारा एक नौजवान लड़का है जिसने हमारे हमसाया मुल्क के ग्रिड सिस्टम को सैबोटाज किया था। तो पाकिस्तान अगर जवाब देने पाए तो आपने मई के अंदर भी देखा है कि हमने एग्रेसिव मिलिट्री रिटेलिएशन का भी जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिया और हमने पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ मुस्लिम दुनिया में नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान को स्टेटस दिया है। और दूसरे नंबर पे अगर कोई मुल्क इससे हरकत करता है तो पाकिस्तान के पास वो तमाम कॉम्पिटेंसी सलाहियत है कि हम उनको भी डिजिटली उनको सैबोटाज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से बड़ा एक जिम्मेदाराना रवैया रहा है। हमने किसी को खुद नहीं छेड़ा। मई के अंदर भी लोग ये चाह रहे थे कि लोगों के अंदर इश्तियाल था, गुस्सा था कि हमारे ऊपर हमला हो गया, हम इसका जवाब दें, फौरन दें। लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सोवरेनिटी है, हमारी जो बका है, वो हमारे सब्र और हमारी कैलकुलेशन और हमारी स्ट्रेटेजी के और बड़े तहम्मुल से, बड़ा ललकार के दिया, बता के दिया कि हम आ रहे हैं भाई, तैयारी कर लो। और पूरी दुनिया ने इस चीज को सराहा, बिल्कुल सराहा कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं और आपने उस चीज को कैसे कैलकुलेट करके उसको हैंडल किया। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का बहुत बड़ी मदद अल्लाह ताला की इस मुल्क के साथ है। तो हम चाहें तो किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास ये भरपूर सलाहियत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं इसको कंक्लूड ऐसे करना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं ना कि ईरान के बाद हमारी भारी, तो फिर ये भी साथ लिख लें कि शायद अल्लाह ताला ने वो जो हर फिरौन के लिए एक मूसा पाल रखा होता है ना, तो इसराइल जैसे फिरौन के लिए वो मूसा भी अल्लाह ने शायद पाकिस्तान को पाल रखा है। क्योंकि अगर उसने डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ छेड़खानी की तो इंटरनेशनली पाकिस्तान के पास ये हक आ जाएगा कि पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके, पाकिस्तान उसका वो सारा कच्चा चट्टा खोल सके कि जो उसने कमजोर ममालिक पे अटैक कर करके अपनी एक दहशत और वहशत कायम कर रखी है। तो अगर खुदा न खास्ता उसने पाकिस्तान को छेड़ने की कोशिश की तो आलमी सतह पे हमारे पास एक लीगल हक मौजूद होगा कि हम उसका जवाब दें। तो फिर जवाब इंशाल्लाह ऐसा जाएगा कि दुनिया याद रखेगी। तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों को खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरोसा रखें, अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह आपके साथ है। और अगर अल्लाह ताला ने करम किया और अगर अल्लाह ताला ने चुना तो शायद फिर आपके हाथों ही उस फिरौन का अंजाम होगा। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।